Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 9, Heredity and Evolution. So, what do we mean by the term heredity and evolution, and how does this two important terms play a very important role in our life? That all the things we are going to study in this chapter. Okay. So, first of all, we should go through the introduction of the chapter. That is, we have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं, राइट। वो सारे ऑर्गेनिजम्स सिमिलर होते हैं लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनका अपीयरेंस, उनका हाइट, वेट, उनकी बॉडी शेप, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अलग अलग होता है, बट उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो सेम होती हैं। वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशंस इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में कि हर एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में या वी कैन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस डेफिनेटली आ ही जाते हैं, एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो वेरिएशंस हैं वो कम होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो वेरिएशंस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व a field of sugarcane, we can find very little variations among the individual plants. अगर हम एक शुगर केन के फील्ड को देखें तो हमको नॉर्मली सारे शुगर केन दिखने में एक जैसे ही लगेंगे और हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स विच रिप्रोड्यूस सेक्शुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशंस आर विजिबल अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की तो उनमें हमको वेरिएशंस इजीली देखने को मिलते हैं और हम इजीली उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं उनके अपीयरेंस से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से और उनकी बाकी सारी चीज़ों से, राइट। In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो वेरिएशंस हैं वो आते हैं और why these variations are important for us and how does these variations occur from one generation to another generation. The long-term consequences of the accumulation of variation are also an interesting point to be considered. और इन वेरिएशंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनके क्या रिजल्ट्स होते हैं, दिस थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी शैल बी स्टडिंग दिस अंडर इवोल्यूशन, और इसको हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, राइट। सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, किस तरीके से रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस आते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस पैराग्राफ। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन provides both a common basic body design and subtle change in it. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपको जो बॉडी डिज़ाइन मिलती है वो आपके पेरेंट्स से ही मिलती है, आपकी प्रीवियस जनरेशन से ही मिलती है, बट डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, राइट। हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो है वो सभी का सेम है। हम सभी के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आँखें होती हैं, दो आईज़ होती हैं, दो ईयर्स होते हैं, राइट। बट हम सभी के शेप साइज़ अलग अलग होता है, हमारा अपीयरेंस अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, राइट। सो हमारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो है वो सभी का सेम है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं। हमारी हाइट ले ली जाए और हमारे अपीयरेंस ले लिया जाए, हमारा फेस स्ट्रक्चर ले लिया जाए, वो सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं।
और इवन अगर हम बात करें फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी ये जो वेरिएशंस हैं वो आ जाते हैं. वी कैन लुक सिमिलर टू अवर पेरेंट्स, हम हमारे पेरेंट्स से सिमिलर दिख सकते हैं बट हम उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, राइट. नाउ थिंक अबाउट what would happen when this new generation in its turn reproduces. अब क्या होगा, अब ये जो नई जनरेशन है अगर वो फिर से वो भी रिप्रोडक्शन करेगी तो उनकी जो सेकेंड जनरेशन है, द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज द न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. तो जो थर्ड जनरेशन है उसमें सेकेंड जनरेशन के भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे और फर्स्ट जनरेशन के भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, राइट. हम में भी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करती हैं. वाई? बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो फॉलो होती हैं, राइट. और फिगर 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happen in asexual reproduction. If one bacterium divides, इस फिगर में देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म था, वही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ और उसमें जब वो डिवाइड हुआ तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ गए, राइट. अब जब ये दो अलग इंडिविजुअली फिर से डिवाइड होंगे तो उनमें भी आप देख सकते हैं कि ये दो वेरिएशंस आ गए और यहाँ पर भी ये वेरिएशंस आ गए, राइट. और इसी तरीके से जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ती जाएगी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाएंगे दैट आर कॉल्ड एज द वेरिएशंस, राइट. इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन. पहले एक बैक्टीरिया था वो डिवाइड होकर दो में डिवाइड हुआ, फिर वो जो दो बैक्टीरियाज थे वो अगेन डिवाइड होकर चार में डिवाइड हुए. तो इस तरीके से ये जो डिवीजन है, सेल डिवीजन, वो चलता रहता है. द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर. और ये जो चारों बैक्टीरिया हैं वो उनका बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो है वो सेम रहेगा, राइट. एज वी कैन सी देयर वुड बी ओनली माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम. उनका बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो बिल्कुल सेम रहेगा बट फिर भी उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे एक दूसरे से, राइट. और ये जो चेंजेस रहेंगे वो काफ़ी माइनर चेंजेस होंगे ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग. और ये चेंजेस क्यों आए हैं उनमें? क्योंकि डीएनए जो कॉपी होता है, डीएनए कॉपी होते समय कुछ ना कुछ उसमें इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं और उन इनएक्यूरेसीज के कारण, उन कमियों के कारण या उन गलतियों के कारण ये जो चेंजेस हैं वो आते हैं, राइट. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rule of inheritance. ये तो हमने डिस्कस किया था सिंगल पेरेंट के लिए, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट. बट जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मदर एज वेल एज फादर, तो उस केस में जो वेरिएशंस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कंडीशन, राइट. उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे. डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड आवरसेल्व्स. अब जितने भी ये वेरिएशन वाली बॉडीज़ डेवलप हुई हैं, जितनी भी वेरिएशंस वाली स्पीशीज़ डेवलप हुई हैं, क्या ये सारी की सारी स्पीशीज़ ज़िंदा रह पाती है, सर्वाइव कर पाती है उस एनवायरनमेंट में जिस एनवायरनमेंट में इनका बर्थ हुआ है, राइट. सो ऑब्वियसली नॉट, राइट. ज़रूरी नहीं है कि जितनी स्पीशीज़ बॉर्न हुई हैं सारी की सारी स्पीशीज़ अपने आप को कोप अप कर लें विद द सिचुएशंस ऑफ देयर सराउंडिंग. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस. अलग अलग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट एडवांटेज होते हैं. बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव. बैक्टीरियाज जो कि जिनका हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो
हीट वेव में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ज़्यादा ह्यूमिड हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एज वी विल डिस्कस लेटर इन द सेक्शंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, राइट। जैसे कि पोलर बियर है तो पोलर बियर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में रहता है, राइट। वहीं अगर हम किसी दूसरे एनिमल को उस रीजन में भेज देंगे तो वो वहाँ सर्वाइव कर पाएगा क्या? सो ऑब्वियसली नॉट, ही विल नॉट बी, दैट एनिमल वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एटमॉस्फेयर। वाई? बिकॉज उसकी बॉडी अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाती है टू लिव इन दैट काइंड ऑफ सराउंडिंग्स। तो जब बहुत समय तक आप किसी एटमॉस्फेयर में रहते हो और उसके कारण आप अपनी बॉडी को ढाल लेते हो अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर लेटर ऑन। नाउ जो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज़ हेरिडिटी। सो क्या होता है हेरिडिटी का मतलब, हम क्या समझते हैं हेरिडिटी से, दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। The most obvious outcome of the reproductive process still remain the generation of individuals of similar design. रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस का जो मेजर आउटकम है, मतलब रिप्रोडक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे सकें और हमारी स्पीशीज़ जो है उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, राइट। The rules of heredity determine the process by which traits and characters are reliably inherited. और जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी का मतलब होता है जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसी को बोला जाता है हेरिडिटी, राइट। सो हम में कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से आए हैं, कुछ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आए हैं, और इसी तरह से जनरेशन बाय जनरेशन जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है उसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस, और दिस रूल इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दीज रूल्स। अब हेरिडिटी के क्या रूल्स होते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट वन इज इनहेरिटेड ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स, राइट। व्हाट इनहेरिटेड का मतलब, इनहेरिटेड बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स जो हमने हमारे पेरेंट्स से लिए हैं उनको बोला जाता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, राइट। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस? क्या मतलब होता है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का? तो सिमिलैरिटीज़ ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो मैच करती हो, और डिफरेंसेस मतलब कुछ चीज़ें जो हम में हमारे पेरेंट्स से अलग हो। We know that a child bears all the basic features of human being. जब भी एक बेबी बॉर्न होता है तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग के सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उसके भी दो आँख, दो पैर, दो हाथ, दो कान, राइट, एक नोज़। तो जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो सभी का एक जैसा होता है। However, it does not look exactly like its parents. लेकिन जो बेबी बॉर्न हुआ है, जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता है। उसमें अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। आपको पता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अलग दिखते हैं, राइट। और ये वेरिएशन हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे से अलग नहीं दिखेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द पीपल। सो सबसे पहले रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। क्या रूल होता है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स का? मैंडल वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने एक रूल दिया था। व्हाट वॉज दैट रूल? दैट रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. मैंडल वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने रूल दिया था इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो जब हम में हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स आते हैं तो
तो उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस, राइट। सो मेंडल ने ये कहा था कि किसी चाइल्ड को जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जो उसके जीन्स मिलते हैं, वो प्रैक्टिकली इक्वल मिलते हैं फ्रॉम हिज फादर एंड मदर। मतलब हम में हमारे फादर और हमारी मदर से इक्वल जीन्स आते हैं। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। और इसीलिए हमारे हर कैरेक्टर्स जो हैं, हमारे हर एक ट्रेट्स जो हैं, वो इक्वली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे फादर से भी और हमारी मदर से भी। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। और इसीलिए हर एक चाइल्ड में 2 ट्रेट्स होते हैं, एक मदर का और दूसरा फादर का। What will then the trait seen in the child be? तो चाइल्ड में कौन सा ट्रेट हमको देखने को मिलेगा, हमारे फादर का या मदर का? सो मेंडल सीबॉक्स worked out the main rules of such inheritance, and is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू फाइंड आउट कि किसी भी चाइल्ड में कौन से कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, फादर के या मदर के, राइट। सो व्हाट वाज हिज थ्योरी? बेसिकली दैट theory we are going to discuss here. Mendel was educated in monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna. Here's the basic information about him is given to us. Failure in examinations for a teaching certificate did not suppress his zeal for scientific quest. Once upon a time he got failed in his examinations, and instead of being failed in that examinations, उनका जो enthusiasm है, उनकी जो zeal है साइंस की तरफ, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई. He went back to his monastery and started growing peas. वो अपनी मोनेस्ट्री में फिर से गए और उन्होंने पीज उगाना शुरू किया. पीज इज मटर, राइट. Many other had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier. और दूसरे कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीज में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिटेंस को पहले से स्टडी कर रखा था, बट उन्होंने फिर भी उसको फिर से स्टडी किया और वो कुछ और रिजल्ट्स पर पहुंचे. But Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation. और मेंडल ने इस टॉपिक पे फिर से रिसर्च की और he has become a scientist जिन्होंने वो पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने हमको ये बताया कि किसी भी इंडिविजुअल में कौन से कैरेक्टर्स आते हैं फ्रॉम देयर parents. This helped him to arrive at the laws of inheritance that we have discussed in the main text. और यहीं से वो रूल ऑफ इनहेरिटेंस तक पहुंच पाए कि कैसे कोई कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो बेसिकली उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? दैट एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीज. मेंडल ने अलग अलग क्रॉप्स लिए, अलग अलग पी प्लांट्स लिए जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो अलग अलग थी. मतलब एक के सीड जो थे वो राउंडेड थे, दूसरे के सीड जो थे वो रिंकल्ड थे, राइट. एक टॉल प्लांट था, दूसरा शॉर्ट प्लांट था. एक के फ्लावर वायलेट कलर के थे, एक के वाइट कलर के थे, एंड सो ऑन. और इस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रास्ट में मतलब अलग अलग प्लांट के कॉम्बिनेशंस लिए. ही टुक पी प्लांट विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. उन्होंने पी प्लांट ली जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी अलग अलग थी. अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस्ड progeny from them and calculated the percentage of tall and short progeny. उन्होंने क्या किया? उन दोनों से प्रोजीनी डेवलप की, प्रोजीनी बनाई और कैलकुलेट किया कि इसमें से कितने प्लांट्स टॉल रहेंगे और कितने शॉर्ट रहेंगे, राइट.
सो बेसिकली क्या किया उन्होंने, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया और इन दोनों का फ्यूजन करवाया और इनसे उन्होंने एक प्रोजीनी डेवलप की. प्रोजीनी का मतलब होता है जनरेशन, राइट. सो इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टर्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन. सो जब उन्होंने इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो जो फर्स्ट जनरेशन हमारे सामने आई उसमें क्या था, उसमें जितने भी प्लांट्स हुए वो सारे कैसे थे, टॉल थे. मतलब नो मीडियम हाइटेड प्लांट्स. उनको कोई भी प्लांट ऐसा नहीं मिला जिसकी हाइट मीडियम हो या ड्वार्फ हो, मतलब कम हो. उनको सारे प्लांट्स जो मिले उनमें वो सारे टॉल थे, राइट. ऑल प्लांट्स वर टॉल. सारे प्लांट्स उनको कैसे मिले फर्स्ट जनरेशन में, टॉल. दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वॉज सीन. इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में से केवल एक ही पेरेंटल ट्रेट हमको फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिला, राइट. नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू. और हमको दोनों का मिक्सचर देखने को नहीं मिला, केवल एक ही देखने को मिला, दैट वॉज टॉल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of the parent generation? तो अब क्वेश्चन ये रेज हुआ कि F1 जनरेशन में हमको सारे प्लांट्स जो मिल गए वो टॉल मिल गए, लेकिन क्या वो सारे टॉल प्लांट्स एग्जैक्टली सेम थे अपने पेरेंट्स से? सो Mendelian experiment test this by getting both the parent plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination. अब उन्होंने क्या किया, जो पेरेंट प्लांट थे ड्वार्फ वाला भी और टॉल वाला भी, उन्होंने वो प्लांट लिए और दूसरा उनके जो F1 जनरेशन से F1 प्रोजीनी के जो उनके प्लांट्स थे उनको लिया और उनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, राइट. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द प्रोजीनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल. जो पेरेंटल प्लांट्स की प्रोजीनी थी वो ऑफकोर्स कैसी थी, सारे के सारे टॉल हुए. मतलब उनका जो जनरेशन आई वो कैसी आई, उसमें सारे प्लांट जो थे वो टॉल थे. हाउएवर द सेकेंड जनरेशन और F2 प्रोजीनी ऑफ द F1 प्लांट आर नॉट ऑल टॉल. लेकिन जब उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो उसमें क्या हुआ, सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल नहीं थे. कुछ प्लांट जो थे वो टॉल थे, बल्कि कुछ प्लांट या कह सकते हैं एक प्लांट जो था वो शॉर्ट था. ऑफ द F1 प्लांट आर नॉट ऑल टॉल, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट. मतलब 4 में से एक प्लांट जो था वो कैसा था, शॉर्ट. This indicates that both the tallness and shortness traits are inherited from F1 generation, but only the tallness traits were expressed. इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाला गया कि F1 जनरेशन में टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों आई हैं प्लांट में, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा ट्रेट हो रहा है, केवल टॉल वाला. But only the tallness trait was expressed. Thus, 2 copies of the traits are inherited in each sexually reproducing organisms. और यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हर एक ऑर्गेनिज्म में 2 ट्रेट्स आते हैं, one from one parent and the another one from the second parent. These two may be identical or may be different. और ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द parentage. A pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in the figure 9.3. और इस assumption की हेल्प से हमको बहुत सारे inheritance के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, right? What are these patterns? That all the patterns we will see in our next class. So that's all for today's class. Thank you.